हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज करेंगे अपन लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 17 द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। फिर चैप्टर के बाद में अपन करेंगे 50 एमसीक्यू जैसा अपन सभी चैप्टर्स में करा है। लक्ष्मीकांत के 16 चैप्टर मैंने एमसीक्यू के साथ कंप्लीट करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आज चैप्टर नंबर 17 करेंगे। पहले चैप्टर करेंगे, फिर उसके बाद में इसके पूरे 50 एमसीक्यू करेंगे। आप 2 से 3 बार रिविजन करेंगे तो आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शंस, मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। मैंने यूपीएससी मेंस लिखा हुआ है और पीसीएस मैंने प्री क्वालिफाई करा हुआ है। अभी मेरी एग्ज़ाम रनिंग में है। मैंने ये जो भी एक सीरीज स्टार्ट करी है वो इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मोस्टली जो यूपीएससी कर रहे हैं उनको मटेरियल को लेके बहुत इशू होता है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इसके लिए, क्योंकि टेस्ट नहीं मिलते हैं। कोई चैप्टर करवा देता है तो फिर पीवाईक्यूज और क्वेश्चन पेपर के लिए कोई और टीचर को ढूंढो। तो आपको जो माई का मोटिवेशन वर्ल्ड है, जो मैंने ये छोटी सीरीज स्टार्ट करी है, आपको थोड़ा धीरे मिल सकता है सिलेबस जो भी मैं करवा रही हूँ मेरी थोड़ा, क्योंकि मुझे खुद को भी पढ़ना पड़ता है, थोड़ी स्पीड स्लो है। बट मैं ये गारंटी देती हूँ कि जो मैं करवा रही हूँ कोई भी चैप्टर, तो आपको वो साथ के साथ मैं याद करवाने की भी गारंटी दे रही हूँ आपको। क्योंकि होता क्या है कि जो भी अपन कंपटीशन एग्जाम कर रहे हो आप सब लोग, तो पढ़ाई तो देखो सब करते हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, अपने घर वालों से दूर पड़े हैं, आके एक रूम में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल रहे हैं वो अभी तक, तो जब तक सिलेक्शन नहीं है। तो सिलेक्शन का एक छोटा सा फंडा यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको मल्टीपल रिवीजन करो। आप जैसे अभी आप मेरी क्लासेस फॉलो कर रहे हो पॉलिटी में, तो आपका यही बनता है कर्तव्य कि आप, अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत बुक ले लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आपको मेरे नोट्स से ही पढ़ना है, क्योंकि ये मैंने लक्ष्मीकांत बहुत बार पढ़ी है, फिर मैंने खुद के नोट्स तैयार कर रहे हैं और फिर उसी के बेस पे मैंने 50 एमसीक्यू हर चैप्टर के। तो आप इतना कर लोगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे यूपीएससी देते हैं, पीसीएस देते हैं, एनडीए ईपीएफओ, जो आप वनडे एग्जाम्स देते हैं, एलडीसी पटवारी जो भी आप देते हो कोर्ट वगैरह की, तो उसमें भी आपको पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो जीके बेस होता है तो फैक्ट बेस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो अपना जो एमसीक्यू करेंगे उसका उद्देश्य यही है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो वो आपको साथ के साथ याद हो। समझ में आया आपको। मैं ये इसीलिए करवा रही हूँ कि जो मैंने चीज़ फेस करी है वो आप नहीं करो, क्योंकि मुझे बहुत इशू होता था कि मैं सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ती थी, तो मेरे को रिवीजन करने के लिए कुछ सोर्स नहीं मिलता था। तो अब एमसीक्यू से क्या होगा, आपको पूरा चैप्टर याद होगा। तो वो जब आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लोगे तो आपको पूरा 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो आपको पूरा क्लियरली आ जाएगा चैप्टर में क्या पूछा गया है और एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि आप पीवाईक्यूज लगाइए, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड उनके क्वेश्चन लगाइए। और आप फिर जो मैं मेटल पढ़ा रही हूँ पॉलिटी से रिलेटेड, जो मैंने हिस्ट्री में भी मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, उसमें अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, फाइन आर्ट एनसीईआरटी इन 11th क्लास। ठीक है, अपन उसको 8 दिन में कर देंगे। 3 चैप्टर हुए हैं अभी उसके, 8 चैप्टर है उसमें 11th क्लास में एनसीईआरटी में। तो वो अलग से चल रहा है सेगमेंट, आप हिस्ट्री का वहाँ से कवर कर सकते हो, एनसीईआरटी बेस है वो। और जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आप बड़े से बड़े एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ये एक यूपीएससी एस्पायरेंट बोल रही है आपको, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें पढ़ लेते हैं और उनको जब एग्जाम में बैठते हैं तो उनको खुद को पता ही नहीं होता है कि मैं क्या पढ़ के आया हूँ, क्योंकि उसको ये रिवीजन नहीं होता ना। तो आप जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हो, या मेरा फॉलो कर रहे हो, या किसी और टीचर का फॉलो कर रहे हो, तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि आप उसका रिवीजन करो बार बार। आप ये समझो कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको आप 10-10 बार रीड करो, क्यों नहीं समझ में आएगी। लक्ष्मीकांत मैंने कम से कम 20 बार पढ़ी है, तब जाके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो मैं एक फुल गारंटी देती हूँ आपको, मेटेरियल बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड है। अगर फिर भी आपको कोई शिकायत रहती है तो मैं आगे और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ आपके जैसे। मैं भी एक अभी स्ट्रगल में हूँ पढ़ाई को लेके, लेकिन मैंने 2-3 साल में यूपीएससी प्रिपरेशन में मैंने ये चीज़ जो अचीव करी है, मैं बस वो आप ही के साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैंने मेरी जर्नी से सीखा है, मैं मेंस तक पहुँची हूँ, तो वही जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उन्हीं चीज़ों की जो मैंने सीखा है। तो कम से कम आप तो उसका फ़ायदा लो, क्योंकि मुझे कोई सजेशन करने वाला नहीं था। तो आप तो कम से कम, मैं आपको कोई सजेस्ट कर रहा है आपको, तो आप उस सजेशन को आप यूज़ करो ताकि आप सक्सेस जल्दी हो जाओ। समझ गए। तो अपन चैप्टर करेंगे 17, स्टार्ट करते हैं। पहले तो अब देखो, इसमें मैंने चैप्टर करवाया तो उसमें आपको पहले हेडिंग्स दी हुई है, तो उससे आपको क्लियर होगा।
जब आप सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें क्या क्या करने वाले हो। तो अपन राष्ट्रपति की जो उसकी भूमिका, फिर वो कौन से आर्टिकल में उसको क्या क्या शक्तियाँ है, उसका कार्यकाल कितना होगा, उसकी पद की योग्यता क्या होगी, उसका निर्वाचन कैसे होगा, फिर उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन, लास्ट में फिर 50 MCQ। समझ में आया आपको? तो मेरा यही तरीका होता है। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होती अपनी, लास्ट 25 से 30 मिनट की क्लास होती है। मैं एक स्टूडेंट का टाइम की वैल्यू समझती हूँ और मैं साथ में पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे मेरी पढ़ाई को भी टाइम देना पड़ता है। तो बस आप मोटिवेट कीजिए, अगर आपका सपोर्ट रहा तो आगे मैं और अच्छी अच्छी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करवा दूंगी और अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा पूरा एफर्ट है। थोड़ा बहुत आप भी कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और लाइक के पास में हाइप ऑप्शन आता है तो हाइप भी करिए। तो उससे क्या होगा, अपनी जो वीडियो है वो ऐसे स्टूडेंट्स के पास जाएंगी जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है। चलो स्टार्ट करते हैं। भूमिका एवं संवैधानिक स्थिति। भारत का राष्ट्रपति संघ का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द यूनियन। वह देश का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति की स्थिति औपचारिक होती है, मतलब नॉमिनल हेड होता है वो, वास्तविक तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वो नॉमिनल हेड कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। राष्ट्रपति का जो उल्लेख है संविधान के भाग 5 में दिया गया है, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक इनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, तो आपको अब इतना क्लियर हो गया कि संविधान के भाग 5 में है और आर्टिकल कौन सा है? 52 से 78। अब आगे देखते हैं राष्ट्रपति का इलेक्शन। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा? तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचक मंडल जो इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होगा उनके निर्वाचक मंडल में? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य इनके निर्वाचन में शामिल नहीं होंगे, ओनली निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे लोकसभा और राज्यसभा के। और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, वहाँ उसने ऑप्शन दे दिया था कि राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होगा उसमें लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। तो वो जो छोटा सा वर्ड था ना मनोनीत, उसने बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत करवाए थे। तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा के। समझ में आया? अब वोट की गणना कैसे होगी? एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से की जाती है, सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट सिस्टम, मतलब एक आदमी का एक वोट। समझ में आया? चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जो प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो उस पर चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। मतलब अगर इलेक्शन से रिलेटेड, राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई इश्यू होता है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। योग्यताएं, शपथ और पद की शर्तें। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़ तो आप मुझे कमेंट पे बोल सकते हो। अगर क्लास की स्पीड ज़्यादा है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि थोड़ा स्लो पढ़ाइए, मैं स्लो पढ़ा दूंगी। क्योंकि 20 से 25 मिनट की क्लास होती है तो आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब सब्जेक्ट, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा स्लो कराऊंगी तो फिर वो हो नहीं पाएगा अपना टाइम के अकॉर्डिंग। तो अपन देखते हैं अब जो राष्ट्रपति की योग्यताएं, शपथ और पद की शर्तें। अब उसमें एबिलिटी क्या क्या होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए? तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये 4 योग्यताएं होती है। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं हो। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। शपथ। शपथ जो वो शपथ लेंगे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, कानूनों का पालन और जनता की सेवा करने की शपथ लेता है। शपथ मुख्य न्यायाधीश सीजेआई या उनके अभाव में, जो अगर वो नहीं होंगे तो वहाँ वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अब प्रधानमंत्री को तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, तो क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। और अगर वो नहीं है, सीजेआई नहीं है, तो फिर वरिष्ठतम जो न्यायाधीश का जो भी सदस्य होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो उनको शपथ दिलाएगा। समझ में आया आपको? अब पद की शर्तें। पद की शर्तें, इसमें क्या क्या शर्त होगी? तो राष्ट्रपति संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य
नहीं हो सकता। वही लाभ के पद पे नहीं होगा तो वो राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। उसके वेतन और भत्ते पदावधि के दौरान घटाए नहीं जा सकते। मतलब राष्ट्रपति का यह है कि जब तक वो अपने पद पे है तो उनके वेतन में और उनके जो भत्ते मिल रहे हैं उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति को सरकारी आवास और अन्य सुविधाएं दी जाती है। समझ में आया आपको? पद की शर्त यह है कि जैसे मान लो वो राष्ट्रपति के पद पे है तो फिर वो संसद का सदस्य नहीं रह सकता और वो किसी विधानमंडल का भी सदस्य नहीं हो सकता। अगर वो विधानमंडल का या संसद का सदस्य है तो उसको शपथ से पहले वहां से क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब ये पद की शर्तें हो गई। अब कार्यकाल और इस्तीफा और रिक्ति, मतलब स्थान खाली होने की कंडीशंस। तो कार्यकाल क्या होगा? वो इस्तीफा किसको देंगे, कब देंगे, और रिक्ति मतलब जो उसका पोस्ट खाली होगी उसके बारे में। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह पुनर्निर्वाचित हो सकता है। मतलब भारत में ऐसा लिमिटेशंस नहीं है जैसे यूएसए में लिमिटेशंस है। बहुत सारे देशों में लिमिटेशंस है कि 3 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, 2 बार, 4 बार, 5 बार, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में वो कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। जैसे अभी अपनी द्रौपदी मुर्मू जी है तो वे फिर वो वापस 5 साल बाद में इलेक्शन के बाद में फिर वापस से वो राष्ट्रपति पद के लिए मतलब चुनाव लड़ सकती है। मतलब इन द सेंस उनको निर्वाचित किया जा सकता है और वो वापस से राष्ट्रपति के पद पे आ सकती है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। समझ में आया? अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे। किसी कारणवश पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है? अगर किसी भी रीजन से मतलब वो अगर पद पे नहीं है राष्ट्रपति तो उनका कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। अब महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है यदि उसने संविधान का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति जी अगर किसी संविधान के रूल का उल्लंघन करते हैं तो उनको महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। समझ में आया आपको? अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ होगी? तो कार्यकारी, उनको क्या क्या संवैधानिक, विधायी, न्यायिक शक्तियाँ। तो कार्यकारी शक्तियाँ की उनकी 3 प्रकार की शक्तियाँ होगी: कार्यकारी, विधायी शक्ति और न्यायिक शक्ति। अपन देखते हैं कार्यकारी शक्ति। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्यपाल, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति करना राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में शामिल है। मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करेंगे, अन्य मंत्रियों की जो मंत्रिपरिषद बनती है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय जो केग और चुनाव आयुक्त, उनका सभी की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी। विदेश नीति, रक्षा और प्रशासन से संबंधित सभी कार्य उसके नाम से होते हैं। समझ में आया आपको? क्योंकि वो देश के पहले नागरिक माने जाते हैं। तो जो विदेश नीति से रिलेटेड जो भी होगा, जैसे कोई संधि हो रही है, रक्षा से संबंधित कोई कार्य हो रहा है तो फिर वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ये उनकी कार्यकारी शक्तियाँ हैं। विधायी शक्तियों में संसद को बुलाना, स्थगित करना और लोकसभा को भंग करना, संसद को संदेश देना और संबोधित करना, किसी विधेयक को स्वीकृति देना, वापस भेजना या रोकना, संसद न होने पर अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस। तो अब विधायी शक्तियों में क्या क्या होगा? अगर संसद का सत्र बुलाना है तो राष्ट्रपति जी बुलाएंगे, अगर उसको स्थगित करना है तो राष्ट्रपति जी करेंगे, अगर लोकसभा को भंग करना है तो राष्ट्रपति जी करेंगे। संसद को संदेश देना, अगर कोई मैसेज है उनकी तरफ से तो वो मैसेज संबोधित करना, अगर जैसे नई लोक राज्य संसद का चलो मंत्रिपरिषद बनी गई और संसद का पहला सत्र है तो वहाँ पे संबोधित करेंगे राष्ट्रपति जी। किसी विधेयक को स्वीकृति देना, वापस भेजना, रोकना, ये सब राष्ट्रपति जी की कार्यकारी विधायी शक्ति हैं। संसद न होने पर वो अध्यादेश जारी करेंगे। ये विधायी शक्तियाँ हो गई। अब इसमें 4-4, 5-5 पॉइंट है। आप 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे और फिर इसी बेस पे अपन 50 MCQ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को दया याचिका का अधिकार है, मतलब क्षमा प्रदान का, मतलब पार्डोनिंग पावर। तो उनको अब माफ़ी कैसे कैसे देंगे तो इसके भी मतलब प्रकार दिए हुए हैं। तो माफ़ी जो अगर वो पार्डोन, जैसे उनको किसी भी को सज़ा मिल गई, मतलब उसको फांसी की सज़ा मिल गई किसी को, तो राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति होती है कि वो उसकी फांसी की सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं। दंड स्थगन में ये होगा कि उसको जो उसका जो सज़ा होगी उसको थोड़ा क्या कर देंगे, वो कम कर देंगे। ठीक है?
अगर किसी को कठोर कारावास है तो फिर वो उसको थोड़ा कठोर की जगह क्या कर देंगे, उसको सामान्य कारावास में बदल देंगे। सजा में परिवर्तन, जैसे उसका क्या करेंगे, कोमोडिफिकेशन हो जाएगा उसका सजा का। जैसे किसी को फांसी की सजा है तो फिर उसको उम्र कैद की सजा कर देंगे फांसी से माफ करके, तो वो हो गया सजा में परिवर्तन। फिर राहत, जो रेपिस्ट जो रेस्पाइट कैसे करेंगे, राहत कैसे देंगे उसको, जैसे मान लो किसी को कठोर कारावास का दंड मिल गया उसको 10 साल का, तो वो जो उसको जो प्रकृति है ना, वो तो वही रहेगी, कठोर तो कारावास ही रहेगा, लेकिन उसको कम कर देंगे। जैसे 10 साल का होगा तो उसको 5 साल का कर देंगे। समझ में आया आपको? अब दंड निलंबन मतलब रेमिशन में दंड निलंबन मतलब उसको उसके दंड को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। समझ में आया आपको? उसके जो उसको जो भी दंड दिया गया है, मतलब किसी को अगर कोई उसने अपराध किया है, अगर उसको दंड मिला है तो फिर वो क्या करेंगे, उस दंड से उसको मतलब वहाँ से मुक्त कर देंगे, मतलब उसको बिल्कुल उसको रोक देंगे वहाँ तक, और फिर वो मतलब कितने भी टाइम तक रोक सकते हैं, ये उनकी शक्ति है। जैसे किसी को फांसी की सजा हो गई तो फिर वो अस्थायी रूप से उस पर रोक लगा देंगे। जैसे मृत्युदंड की समय याचना तक की अवधि हेतु मतलब अतिरिक्त समय उपलब्ध कराना, तो अब उस पर कोई वो नहीं है कि वो कितना तक वो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब 1980 में एक सुप्रीम कोर्ट का केस आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मारू विवाद मतलब मारूराम विवाद सुना होगा आपने। मारूराम विवाद आया था 1980 में। उसने उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो समाधान की शक्ति होगी ना राष्ट्रपति की, उसकी न्यायिक समीक्षा होगी। ठीक है, समझ में है आपको? तो उसमें राष्ट्रपति जी पर थोड़ा अंकुश लग गया शक्ति पर, कि मारूराम विवाद में 1980 में, कि जो न्यायिक समीक्षा अगर वो समाधान कर रहे हैं, किसी को क्षमा कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे न्यायिक समीक्षा होगी उसकी, कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। आगे है कूटनीतिक शक्तियाँ। कूटनीतिक शक्तियों में जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियों पर हस्ताक्षर करना, अन्य देशों में राजदूत भेजना, विदेशी प्रतिनिधित्व को स्वीकार करना। अगर किसी देश में दूसरे देश में प्रतिनिधि, जो आईएफएस में सिलेक्शन होता है, तो वो जो फॉरेन में ही जाते हैं, तो वहाँ जाके उनको राजदूत भेजना भारत का, वहाँ नियुक्त करना, और वहाँ के जो राजदूत भारत में नियुक्त है तो उनका प्रतिनिधित्व को स्वीकार करना। अब सैन्य शक्तियों में क्या क्या शामिल होगा, तो राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर मतलब सुप्रीम कमांडर ऑफ सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होंगे, जो तीनों सेनाएं हैं अपने भारत में, उनका उनके कमांडर राष्ट्रपति जी होंगे। वह युद्ध या शांति की घोषणा संसद की अनुमति से कर सकते हैं। अपन ने जो पिछला चैप्टर आपातकालीन प्रावधान पढ़ा था, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको कि उनको क्या क्या शक्तियाँ और कब कब क्या क्या शक्तियाँ मिली है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, तो अब उसमें अपन ने चैप्टर का नाम ही आपातकाल था, आपातकालीन प्रावधान, तो इमरजेंसी प्रोविजंस चैप्टर में कर लिया अपने, जो पिछला वाला चैप्टर वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है, 352 में। राज्य आपातकाल आर्टिकल 356 में। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन बताया कि वो मौलिक अधिकार को कैसे प्रभावित करेंगे, मौलिक अधिकार कब निलंबित होंगे, कब नहीं होंगे। तो आप तीनों आपातकाल के बारे में वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। इन तीनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास क्या होगी, अत्यधिक अधिकार होंगे, उनकी शक्तियाँ होगी। अब इसकी सीमाएं भी हैं। अब क्या क्या सीमाएं हैं, तो राष्ट्रपति को हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। वह अपने विवेक से निर्णय नहीं ले सकता, सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। समझ में आया? और फिर उसमें जब मारूराम विवाद आया था 1980 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कह दिया था कि अगर वो पहले इसको स्वैच्छिक शक्ति मानते थे राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति को, लेकिन उसमें कहा गया कि अगर वो समाधान करते हैं, अगर कोई डाउट रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। उसका हर आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। इसने बता दिया ना कि हर आदेश उसकी न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो राष्ट्रपति जी की शक्तियों को क्या हुआ है, प्रतिबंधित करते हैं ये। समझ में आया? अब अपना क्विक रिवीजन में क्या क्या है, जो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति भारत का नाम मात्र प्रमुख है, नॉमिनल हेड है वो। वास्तविक पर जो शक्ति है, वो जो रियल नॉमिनल कौन होगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है और पुनर्निर्वाचित हो सकता है। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों उसके उनके पास है। राष्ट्रपति भारतीय संघ का प्रतीक और संवैधानिक संरक्षक है। समझ में आया आपको? अब ये आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब अपन करेंगे इस चैप्टर के 50 से MCQ। इस तरीके से अपना जो चैप्टर नंबर 17 है राष्ट्रपति, वो कंप्लीट हुआ।
अब अपन 50 MCQ कर लेते हैं इसके लक्ष्मीकांत के, जो चैप्टर नंबर 17 है अपना। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? ऊपर आपको बताया मैंने किस तरीके से होगा। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, और उसमें कौन कौन शामिल होगा? संसद के दोनों सदन के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के इलेक्शन में सभी सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित ही होंगे, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होंगे। संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो जब चैप्टर स्टार्ट किया तब मैंने बताया आपको कि भाग नंबर 5 में और आर्टिकल 52 से 78 तक संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख दिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव से जो संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 54। समझ में आया? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बात कही गई है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो अपन योग्यताओं में पढ़ा था, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जेटीज वनडे एग्जाम्स में भी। तो 35 वर्ष है राष्ट्रपति बनने की आयु। राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाएगा? तो CJI, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो अगर वो नहीं है तो फिर जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठतम सदस्य होंगे, वहाँ पे न्यायाधीश होंगे, वो उनको शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति के वेतन में परिवर्तन कौन करता है? तो संसद। राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता है? तो राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती है, तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वो संसद, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो महाभियोग। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो फिर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। 6 मंथ में इलेक्शन करवाना जरूरी होता है। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में किस प्रकार की मतदान पद्धति अपनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है। राष्ट्रपति चुनाव में किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो संसद। राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु सीमा संविधान में क्या कहा गया है? तो न्यूनतम 35 वर्ष और अधिकतम कोई सीमा नहीं है, चाहे वो 70 साल का हो तब भी वो राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव निवास स्थान क्या कहलाता है? तो राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति अपने इस्तीफे किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति की नियुक्ति की घोषणा कौन करता है? तो घोषणा कौन करता है? कैसे क्वेश्चन चेंज होके आएंगे तो वो आपको पता होना चाहिए। नियुक्ति तो CJI कर रहे हैं, और उनकी घोषणा कौन करेगा? चुनाव आयुक्त, जो मेन चुनाव आयुक्त होंगे वो राष्ट्रपति की नियुक्ति की घोषणा करेंगे। राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रमुख है? तो नाम मात्र या औपचारिक प्रमुख है ये। राष्ट्रपति संसद का कौन सा सत्र बुलाते हैं? तो ये तीनों सत्र बुलाते हैं संसद के, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। राष्ट्रपति को संसद को कितने प्रकार के सत्र बुला सकते हैं? तो 3 प्रकार के। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 123। राष्ट्रपति किसके द्वारा सलाह प्राप्त करते हैं? तो मंत्रिपरिषद के द्वारा। राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति संसद को किस स्थिति में भंग कर सकता है? तो जब प्रधानमंत्री सिफारिश करे तो जो राष्ट्रपति जो होंगे वो संसद को भंग कर देंगे। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो भारत की संचित निधि से ही राष्ट्रपति का वेतन भत्ते दिए जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है किस अनुच्छेद में बात बोली गई है ये? तो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है। राज्य आपातकाल किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 356 में। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 360 में। समझ में आया आपको? राष्ट्रपति को माफी देने का अधिकार किन मामलों में होता है? तो संघीय अपराधों में वो माफी दे सकते हैं। अब क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास कितनी प्रकार की माफी की शक्तियां हैं? तो 5 प्रकार की है। माफी दे सकते हैं, मतलब पूरा सब कुछ माफ कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं, स्थगन कर सकते हैं, परिवर्तन और निलंबन, मतलब असीमित टाइम तक वो रोक सकते हैं। राष्ट्रपति किन पदों पर नियुक्त करता है? तो अब कितना अच्छा क्वेश्चन है, उसमें ऊपर पढ़ा था अपन ने कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, जो भी मुख्य न्यायाधीश और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव आयोग।
राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद किस न्यायालय में जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति का चुनाव कितनी अवधि में कराया जाना चाहिए? तो कार्यकाल समाप्त होने से पहले, जब 5 वर्ष कंप्लीट होने को है, तो जो लास्ट ईयर होगा उनका, जहाँ 5 साल खत्म हो रहे हैं, तो उसी ईयर में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र, संयुक्त सत्र कब बुलाते हैं? जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो तो दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति के अध्यादेश की वैधता कितने समय तक रहती है? तो 6 महीने और 6 सप्ताह तक। जो अध्यादेश जारी करते हैं ना आर्टिकल 123 123 के तहत, तो वो कब तक जारी रहता है? तो 6 महीने और 6 सप्ताह तक वो जारी रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपति की सलाह पर कौन कार्य करता है? तो राज्यपाल। राष्ट्रपति संविधान के किस शपथ को ग्रहण करता है? तो संविधान की। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स में, जब मैंने अटेम्प्ट दिया था, जब ये क्वेश्चन आया था। संविधान की रक्षा और भारत की जनता की सेवा करने की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रमुख होते हैं? तो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा? तो कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल द्वारा जो चुने हुए सदस्य होते हैं, उनके बाद भारत का चुनाव आयोग घोषणा करता है। और फिर शपथ कौन दिलाएगा? सीजेआई। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की जो कितनी बार संबोधित करता है? तो वो प्रत्येक संसदीय वर्ष के प्रथम सत्र में, जब मैंने बताया था आपको, जब पहली बार जब जो ईयर कंप्लीट होगा, फिर दूसरा ईयर चालू होगा, संसद का पहला सत्र होगा, तो वो राष्ट्रपति जी ही उनको संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस परिस्थिति में होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के जो सत्र नहीं चल रहे हैं, तब राष्ट्रपति जी आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। और वो अध्यादेश कब तक जारी रहेगा? 6 महीने और 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति भारत में के किनका प्रमुख होते हैं? तो वो जो तीनों सेनाएं अपनी, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तो वो तीनों सेनाओं के क्या होंगे? सर्वोच्च कमांडर होंगे, उनके चीफ होंगे। राष्ट्रपति के अधिकारों का दुरुपयोग कौन रोकता है? तो सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका। राष्ट्रपति किन संधियों पर हस्ताक्षर करते हैं? तो जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती हैं अपनी रक्षा से संबंधित, जो भी संधियां होंगी, वो राष्ट्रपति जी ही संधियों पर हस्ताक्षर करते हैं। राष्ट्रपति किन की नियुक्ति करते हैं? तो उच्च पदस्थ जो संवैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकते हैं, तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी सदन है, तो वो तो भंग होता ही नहीं है। तो संसद में लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। अगर कोई चीज़ कंफ्यूजन है, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, तो फिर आप उसको नोट करो और उसको 2 से 3 बार देखो, आपको याद हो जाएगा। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने का वचन कब देते हैं? तो पद ग्रहण करते समय वो संविधान की रक्षा करने का वचन देते हैं। राष्ट्रपति चुनाव कितने अंतराल पर होता है? तो हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति जी का इलेक्शन होता है और चुनाव आयुक्त उनकी घोषणा करते हैं। ऐसे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। 50 एमसीक्यू के साथ में चैप्टर नंबर 17 पढ़ने कंप्लीट कर लिया है लक्ष्मीकांत का। और देखो, आपको पढ़ने का सबसे अच्छा यही है कि अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो आप उसका मल्टीपल रिवीजन करो, और एक ही, अगर आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हो तो उसी को फॉलो करो और उसी का रिवीजन करो मटेरियल का। आपको बार बार में बुक्स चेंज नहीं करनी है। जैसे पॉलिटी में अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो फिर आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ो, उसी का बार बार में रिवीजन करो। जो जैसे मैंने क्लास करवा दी, एमसीक्यू करवा दी, उनका मल्टीपल रिवीजन करो। आपको बिल्कुल ऐसे कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल मौखिक याद हो जाएगा, वो कहीं नहीं भूलेंगे आप। एग्जाम में होता क्या है सबके साथ में, एग्जाम जो 80% बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारा पढ़ के जाते हैं, फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन देखते हैं और उनको बहुत अच्छे से आते हैं वो चैप्टर, लेकिन वहाँ जाके सब कुछ भूल जाते हैं। फिर उनको लगता है कि एग्जाम के प्रेशर से ये सब कुछ हुआ। आपको एग्जाम के प्रेशर से नहीं हुआ है, एग्जाम का प्रेशर ओनली 20-25% ही रहता है। दिक्कत ये रहती है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है वहाँ पे, कॉन्फिडेंस कि ये डर रहता है कि यार पता नहीं मेरे को याद रहेगा नहीं रहेगा। तो कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप बार बार रिवीजन कर लेंगे, आपको याद होगी चीज़ें, तब फिर आप खुद अंदर से खुद प्राउड से बोलोगे कि अब चाहे एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला और मैं सिलेक्शन लेके रहूँगा। ये हमेशा यही सोचना है। कोई भी अगर वैकेंसी में आप फॉर्म भर रहे हो तो आप फॉर्म जब ही भरो जब आपकी प्रिपरेशन है, क्योंकि आप जब बार बार एग्जाम देते हो और फिर उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हो तो आपको डीमोटिवेशन आता है। जो आपसे एक्सपेक्ट करके बैठे हैं आपके घर वाले, मम्मी पापा, उनको भी ऐसा आता है कि पता नहीं अपने बच्चे का तो लकी ख़राब है, उनका नसीब ख़राब है। नसीब कुछ ही नहीं होता है। नसीब होता होगा जब होता है नसीब, जब आपकी मेहनत होती है। मेहनत के पीछे ही नसीब चलता है, नसीब के पीछे मेहनत नहीं चलती है।
अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, सही दिशा में हार्डवर्क कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो वो आप वाकई में आपने मेहनत करी है, तो आपकी मेहनत कहीं नहीं जाएगी। 2 साल 3 साल उसके बाद मेहनत आप ही को रिटर्न में मिलेगी वापस। लेकिन खुद से बेईमानी नहीं करनी है, आपको खुद से कमिटमेंट करो कि मैं आज से ये चीज़ करूँगा, और उसको मैं टारगेट दो खुद को कि मैं इसको 1 महीने में कंप्लीट कर दूंगा, इसको 10 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, इसको 20 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, और मल्टीपल रिवीजन करूंगा। फिर क्यों नहीं होता देखिए आपका सिलेक्शन। और आपको जान के सबसे अच्छी खुशी होगी कि मेरे को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने एक पर्सनल एक बच्चे की बहुत हेल्प करी है, और उनका भी सिलेक्शन हुआ था। उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, अभी 5-7 दिन पहले उन्होंने मुझे को पर्सनली मैसेज किया कि मैम थैंक यू, जो आपने मुझे सजेस्ट किया, और जो आपके मैं मोटिवेशनल देखता था, तो अगर मुझे पढ़ते पढ़ते मुझे डिमोटिवेशन आता